मित्रों नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करूं उसके पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, आप इसे सब्सक्राइब किया है आपने, आप फीडबैक देते हैं, आप सवाल पूछते हैं और यही मेरे लिए ऊर्जा का संचार करता है। तो आज मैं बड़ी अपार खुशी के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि हमने एक और श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम हमने दिया है मैं बिहार हूँ। जी हाँ, इस श्रृंखला में मैं अपने मातृभूमि बिहार के जिलेवार स्तर पर उसके इतिहास से आपको अवगत कराऊंगा, उसके वर्तमान का हम मूल्यांकन करेंगे और भविष्य की संभावनाओं का, विकास की संभावनाओं का तलाश करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक बिहारी के रूप में आप सबका अभिवादन करना चाहता हूँ। मित्रों, बिहार शब्द कहते ही हमारे पास जो छवि आती है वो छवि ये है कि एक गौरवशाली इतिहास, यहाँ के महान पूर्वज, मेहनतकश लोग, मेधावी छात्र और एक पिछड़ा हुआ राज्य। दोस्तों, ये विडंबना ही है कि हमारा राज्य बिहार जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका इतने महान पुरुष यहाँ पे पैदा हुए हैं, इतना मेधावी छात्र यहाँ के हैं जो हर परीक्षाओं में, खासकर बड़ी परीक्षाओं, यूपीएससी की हो, आईआईटी की हो, एम्स की हो, उसमें शिखर पे अपना स्थान लेते हैं, देश विदेश में अपना नाम करते हैं। उसके बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं। हमारा राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है और यही कारण है जिसने मुझे इस पर वीडियो बनाने का, श्रृंखला बनाने के लिए दबाव डाला है। दोस्तों, इस पे आगे बात करें, इसके जिलेवार स्तर की बात करें हम, उसके पहले मैं चाहता हूं आपको इसका संक्षिप्त इतिहास से अवगत करा दें। दोस्तों, भारत के पूर्वी भाग में स्थित 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान के बेस में इस राज्य की सीमा उत्तर में नेपाल, तो दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली गंगा नदी इसे 2 हिस्सों में बांटती है, परंतु सांस्कृतिक रूप से बिहार को 4 भागों में बांट सकते हैं: अंगिका, मगध, मिथिला और भोजपुर। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी, उर्दू के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अगर बात करें, इस राज्य को 9 डिवीजन और 38 जिलों में बांटा गया है। दोस्तों, 1912 में यह राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा और 2000 में झारखंड इससे अलग हुआ। यह राज्य भले ही जीडीपी के आधार पर भारत के राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है, परंतु मेधा की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग हो या आईआईटी की परीक्षाएं हो या कोई भी कठिन परीक्षाएं हो, सब में इस राज्य के बच्चे, इस राज्य के छात्र शिखर पे होते हैं। दोस्तों, अति गौरवशाली अतीत वाला यह राज्य प्राचीन काल से सत्ता, शक्ति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एवं कला में देश का सिरमौर रहा है। जहाँ यह ऋषि विश्वामित्र एवं ऋषि अगस्त जैसे महान तपस्वियों की तपोभूमि रहा है, तो राम के श्री राम और फिर सिया राम बनने की कर्मभूमि भी रहा। वैसे ही जहाँ यहाँ वैदिक विदुषियों में गार्गी की जन्मभूमि रहा है, तो लोकमुद्रा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि की कर्मभूमि भी रहा है। यहाँ जनक जैसे महान राजा हुए जिनकी पुत्री पूरे महिला समाज के आदर्श है। तो इसी मिथिला की भारती हुई हैं जिन्होंने शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया था, चुनौती दिया था और हराया भी था। व्याकरणाचार्य और अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि, तो हर्षचरित, कादंबरी और सूर्य सप्तक के कालजयी कृतियों के रचयिता बाणभट्ट इसी मिट्टी के सान रहे हैं। राजनीति और प्रशासन से जुड़ी अनमोल कृति अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा यहीं पे हुई है। तो महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी भूमि के पुत्र थे जिन्होंने विश्व को दशमलव का ज्ञान दिया, जिस पर बीज गणित की आधारशिला रखी गई। उन्होंने ही विश्व को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वास्तविकता बताई। यहाँ तक कि कॉपरनिकस से हजारों वर्ष पूर्व ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। मित्रों, इसकी पावन भूमि जहाँ जैन धर्म की जन्मस्थली है, तो बौद्ध धर्म की कर्मस्थली भी। सिख धर्म के पुरोधा गुरु गोविंद सिंह इसी के गोद में जन्म लिए। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 16 की ये भूमि जन्म ग्रहण की भी रही है और उनकी मोक्ष प्राप्ति की भी रही है। तो इसी भूमि पर चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य था, जो भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य रही है। उस समय उनका राज्य पश्चिम से ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था।
मौर्य वंश की सम्राट अशोक प्रियदर्शी ने ही पहली बार पूरे विश्व में एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया था। मगध में ही उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इससे भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल का सबसे बड़ा समयमान कालखंड माना जाता है। जहां नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व की पहली विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, वहीं राजा विशाल का गढ़, जिसे आज वैशाली के रूप में जानते हैं, वहां गणतंत्र ने पहली बार आकार ग्रहण किया था। 7,500 से अधिक प्रतिनिधि मिलकर पूरे इलाके का शासन चलाया करते थे। कहा जाता है कि दुनिया में लोकतंत्र यूरोप से आया था, लेकिन यूरोप से भी पहले वैशाली में लोकतंत्र व्यवस्था का उदाहरण मिलता है। इसी बिहार में कादम्बिनी गांगुली जैसी महिला का जन्म हुआ है, जो देश ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला ग्रेजुएट बनी थी। तो नील किसानों को न्याय दिलाने के लिए यही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण खींच लाए थे और सत्याग्रह का अनूठा प्रयोग हुआ था। और इस तरह इस धरती का गांधी जी को महात्मा बनने का एक बड़ा योगदान मिला था। मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह जैसे आजादी के सिपाही इसी माटी के लाल थे। तो देश का पहला राष्ट्रपति बिहार ने ही दिया है। आजादी के बाद का भारत, जिसमें जयप्रकाश नारायण को कौन भुला सकता है, जिन्होंने बिना कभी कोई पद लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ देशव्यापी बिगुल बजाकर भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी थी। दोस्तों, इस तरह से अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को व्यक्त करते हैं, जिसमें हम बातें करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ये इतिहास हमसे पूछता है कि हमने इसके अतीत के साथ क्या किया। जवाब साफ दिखता है कि हमारा अतीत जितना गौरवशाली था, हमारा वर्तमान उतना ही पिछड़ा है। भले ही मेधा से धनी यह राज्य आज भी देश विदेश को लेखक, विचारक, प्रशंसक और मेधावी युवक उपलब्ध करा रहा है, परंतु इस राज्य की गिनती आज देश के सबसे पिछड़े हिस्से में की जाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, जातिवाद जैसे अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक कारण हैं जो इस भूमि को मूलभूत संरचना का विकास नहीं कर पाए। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नदारद हो गई है, उद्योग धंधे नाम मात्र के हैं, राज्य सिर्फ बाजार बनकर रह गया है। प्रवासी बिहारियों के द्वारा भेजे गए पैसों पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। लोग रोजगार की खोज में पलायन करते रहते हैं, कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य जाने के लिए विवश हो रहे होते हैं। अब यह पावन भूमि अपने मेधावी पुत्रों से आस लगाए बैठी है। उसे उम्मीद है कि उन्हीं में से एक बार फिर आएंगे लोग और इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इस सेशन में इतना ही, इस वादे के साथ कि अगले सेशन में मैं बात करूंगा बिहार के एक जिले के, उसकी अतीत के बारे में बात करूंगा, उसके वर्तमान का मूल्यांकन करेंगे, उसके भविष्य की संभावनाओं को तलाशेंगे। वह जिला होगा चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ वहाँ के नॉलेज हो, ज्ञान हो, उस जिले के बारे में, आप हमें जरूर मेल करें, हम शामिल करेंगे। हम मिल के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।